दुनिया इस हफ्ते कार्यक्रम में आपका स्वागत है। मेरा नाम है नील। गुजरे हफ्ते के घटनाक्रमों पर आज हम फिर बात करेंगे। आज के एपिसोड में हम दो बड़ी खबरों का विश्लेषण करेंगे। आज सबसे पहले जानेंगे कि पड़ोसी देश श्रीलंका संकट की आग में क्यों जल रहा है और क्या श्रीलंका के इस हालत के लिए केवल आर्थिक कारण ही जिम्मेदार है। और दूसरी खबर में समझेंगे कि यूक्रेन के बाद रूस किस देश पर हमला करने की कोशिश में है और इसके पीछे वो किन वजहों का हवाला दे रहा है। सबसे पहले बात श्रीलंका संकट की। ऐसा बहुत कम ही देखने को मिलता है कि किसी देश का तंत्र पूरी तरह से फेल हो जाए, अव्यवस्था चरम स्तर पर पहुंच जाए और सरकार के मंत्रियों को जनता से बचने के लिए इधर उधर भागना पड़े। मगर ऐसा हुआ है। ये और कोई नहीं बल्कि हमारा ही पड़ोसी मुल्क श्रीलंका है। बीते दिनों श्रीलंका में गहराए आर्थिक संकट के बाद हम बार बार जिस बदहाली की आशंका जता रहे थे, आखिरकार श्रीलंका में वो नौबत आ ही गई। जब संकट अपने चरम पर पहुंच गया तब मजबूरी में प्रधानमंत्री महिंदा राजपक्षे को इस्तीफा देना पड़ा। इसके बाद श्रीलंका में जगह जगह लोग हिंसक प्रदर्शन पर उतारू हो गए। हिंसा में अब तक करीब 9 लोगों की जानें जा चुकी हैं और तकरीबन 200 लोग घायल हो चुके हैं। प्रधानमंत्री के बाद लोगों ने राष्ट्रपति गोटबाया राजपक्षे के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। अब वे उनके इस्तीफे की मांग कर रहे हैं। इन सभी घटनाक्रमों के बाद ये कहने में कोई गुरेज नहीं है कि श्रीलंका एक फेल्ड स्टेट के तौर पर उभरा है। हालांकि आनन फानन में राष्ट्रपति राजपक्षे ने पूर्व प्रधानमंत्री रानिल विक्रमसिंघे को नया प्रधानमंत्री नियुक्त कर दिया है। लेकिन सवाल यही है कि क्या विक्रमसिंघे श्रीलंका के अच्छे दिन लौटा पाएंगे। श्रीलंका की इस हालत के बाद ये एक बड़ा सवाल ये भी खड़ा होता है कि श्रीलंका बदहाली के इस चरम स्तर तक आखिर पहुंचा कैसे। दूसरा अहम सवाल ये कि क्या भारत नेबर फर्स्ट की प्राथमिकताओं पर अमल कर रहा है। आज इन्हीं दोनों सवालों का मंथन करेंगे। साथ ही आपको यह भी बताएंगे कि श्रीलंका के अलावा और कौन कौन से देश कंगाली के शिकार बन चुके हैं। 1948 में आजाद होने वाला श्रीलंका मानव विकास सूचकांक के मामले में अच्छा प्रदर्शन करता रहा है। शिक्षा, स्वास्थ्य सेवाओं और आमदनी जैसे मामलों में श्रीलंका का प्रदर्शन भारत से भी बेहतर रहा है। 2020 की रिपोर्ट में मानव विकास सूचकांक में श्रीलंका 72वें पायदान पर था, जबकि भारत की रैंकिंग 131 थी। विश्व बैंक के मुताबिक श्रीलंका की साक्षरता दर 2019 में 92% थी। इस मामले में तो भारत बेहद पीछे है। लेकिन सवाल है कि आखिर ऐसा क्या हुआ कि आज श्रीलंका की गिनती कंगाल देशों में हो रही है। असल में अब तक श्रीलंका संकट के लिए हमने जिन कारणों को समझा है उनमें सबसे अहम सरकार की आर्थिक नीतियां रही हैं। कर्ज के बढ़ते बोझ के चलते श्रीलंका में महंगाई ने सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए। आर्थिक मामलों पर हमने पिछले कई एपिसोड में बात की है। आज हम आपको बताएंगे कि श्रीलंका सिर्फ आर्थिक नीतियों के चलते ही नहीं बल्कि राजनीतिक कारणों से भी मुश्किल में है। पूरे देश पर लंबे वक्त तक सिर्फ एक परिवार का कब्जा रहना इसकी बड़ी वजहों में से है। इस्तीफा देने वाले प्रधानमंत्री महिंदा राजपक्षे और मौजूदा राष्ट्रपति गोटबाया राजपक्षे दोनों भाई हैं। इसी तरह दूसरे पदों पर भी राजपक्षे घराने के लोग आसीन हैं। फरवरी तक राजपक्षे परिवार के 5 सदस्यों के पास देश के सबसे अहम पद थे। गोटबाया और महिंदा राजपक्षे के अलावा वित्त मंत्री का पद बासिल राजपक्षे, सिंचाई मंत्री का पद चामल राजपक्षे और खेल मंत्री का पद नामल राजपक्षे के पास था। लिहाजा श्रीलंका संकट के लिए मुख्य तौर पर इस परिवार को ही जिम्मेदार बताया जा रहा है। असल में पिछले 17 में से 13 साल श्रीलंका की सत्ता पर राजपक्षे परिवार का ही कब्जा रहा है। इस दौरान राजपक्षे परिवार की गलत नीतियों, भ्रष्टाचार और सत्ता में रहने की लालसा ने श्रीलंका को गर्त में ढकेल दिया है। राजपक्षे घराने ने सत्ता में रहते हुए देश से ज्यादा खुद की चिंता की। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक श्रीलंका कंगाल जरूर हो गया है, लेकिन वहां मंत्रियों के पास अकूत दौलत है। ऐसा कहा जा रहा है कि 2 दशक से ज्यादा गृह युद्ध का सामना करने वाले श्रीलंका की स्थिति आज तब से ज्यादा बुरी है। मोटे तौर पर कहें तो श्रीलंका आर्थिक से ज्यादा राजनीतिक कारणों से आज बदहाली में है। श्रीलंका के ताजा हालात को देखते हुए आपके मन में एक सवाल उठ रहा होगा
कि क्या दुनिया के और भी देश ऐसे हैं जो इन हालातों से दो चार हुए हों। सबसे पहले तो आप ये समझिए कि दिवालिया होना किसे कहते हैं। दिवालिया होने का मतलब है कि आपकी क्रेडिट रेटिंग लगातार खराब हो रही है। अगर क्रेडिट रेटिंग खराब होगी तो कर्ज देने के लिए कोई तैयार नहीं होगा। कर्जदार देश समय पर कर्ज अदा करने में नाकाम रहते हैं और अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय संस्थानों का उस देश पर से भरोसा उठ जाता है। हालांकि श्रीलंका कोई पहला देश नहीं है जो दिवालियेपन की कगार पर गया है। इससे पहले 1998 में रूस डिफॉल्टर हो चुका है। 1991 में जब सोवियत संघ बिखरा तब बाद के सालों में रूस कर्ज के बोझ तले लगातार दबता चला गया। उसकी करेंसी मार्केट ध्वस्त हो गई थी। तब निवेशकों को वहां की करेंसी की वैल्यू गिरने की आशंका हो गई थी। हालांकि करेंसी का अवमूल्यन करना भी पड़ा। डिफॉल्ट की स्थिति आते ही एकाएक विदेशी मुद्रा भंडार को $5 बिलियन का नुकसान हुआ। आम लोगों के लिए रोजगार, लोन और जरूरी सामान जुटाना मुश्किल हो गया। 2008 में नॉर्डिक देश आइसलैंड के 3 बैंक करीब $85 बिलियन का कर्ज डिफॉल्ट कर गए। बैंकों के इस दिवालियेपन ने देश में आर्थिक संकट पैदा कर दिया। लोग कर्ज और ईएमआई चुकाने में नाकाम होने लगे तो वे रोजगार खोने लगे। बाजार में बढ़ी महंगाई ने लोगों को मंदी की आग में झोंक दिया। असल में आइसलैंड की सरकार ने उदारीकरण के फैसले के तहत निजी बैंकों को कई तरह की छूटें दे दी थी। इसका फायदा उठाते हुए प्राइवेट बैंकों ने आसान शर्तों पर लोगों को खूब कर्ज बांटे। लेकिन 2008 में जब आर्थिक मंदी की शुरुआत हुई तब देश में रोजगार का संकट पैदा हो गया। हालांकि सरकार ने कुछ अच्छे फैसले लेकर आइसलैंड की किस्मत पलटी और करीब 5 साल बाद यानी 2013 में आइसलैंड संभल गया। 2017 में वेनेजुएला आर्थिक संकट के चलते दिवालिया हो गया था। बेशुमार विदेशी कर्ज और गलत आर्थिक नीतियों ने वेनेजुएला की कमर तोड़ दी थी। दूसरी ओर कई प्रकार के आर्थिक प्रतिबंधों ने भी वेनेजुएला को काफी नुकसान पहुंचाया था। हालात इस कदर बदतर हो गए कि वहां की सरकार को वहां की करेंसी बोलीवर में 10 लाख तक के नोट छापने पड़े। करेंसी की वैल्यू इतनी खराब हुई कि एक एक कप कॉफी के लिए लोगों को 25-25 लाख बोलीवर तक की कीमत चुकानी पड़ी। 2020 के साल में अर्जेंटीना भी कंगाली के कगार पर पहुंच गया था। इससे पहले साल 2000 में भी अर्जेंटीना दिवालिया हो चुका है। महंगाई इस कदर बढ़ गई थी कि उसका सामना करना मुश्किल हो गया था। हालात इस कदर बिगड़ गए कि अर्जेंटीना के वित्तीय संस्थानों ने इस कर्ज को वापस करने से साफ मना कर दिया। ये तो हो गई उन देशों की बात जो अब तक कंगाल हुए। आखिर में जानिए कि श्रीलंका के बुरे वक्त में उसका पड़ोसी देश भारत क्या कर रहा है। दरअसल श्रीलंका जब से संकट के दौर से गुजर रहा है तब से ही वो भारत की प्राथमिकताओं में है। नेबर फर्स्ट नीति को अमली जामा पहनाते हुए भारत श्रीलंका को मौजूदा संकट से निपटने के लिए साल 2022 में ही अब तक 3.5 यानी $3.5 अरब की मदद दे चुका है। जब से महंगाई वहां चरम स्तर पर पहुंची है तब से भारत ने खाद्यान्न, भोजन और दवा जैसी जरूरी चीजें श्रीलंका को मुहैया कराई हैं। विदेश मंत्रालय के हवाले से कहा गया है कि भारत आगे भी श्रीलंका की बेहतरी के लिए काम करता रहेगा। श्रीलंका को फौरी तौर पर मदद देने की एक और वजह पड़ोसी देश चीन है। अगर भारत वक्त पर श्रीलंका को संभालने की कोशिश नहीं करता है तो चीन श्रीलंका को मदद देकर वहां भारत की धमक को फीका कर सकता है। ऐसे में भारत सरकार के कदम कूटनीतिक तौर पर बेहद महत्वपूर्ण समझे जा रहे हैं। बहरहाल देखने वाली बात होगी कि श्रीलंका की स्थिति कब संभलती है और दुनिया के दूसरे देश इससे क्या सबक ले पाते हैं। अगर आपको याद हो तो इसी कार्यक्रम के एक एपिसोड में हमने आपसे कहा था कि रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन यूरोप में आग लगाएंगे, बुझाएंगे और तनाव बनाए रखेंगे। इस पूरी कवायद के पीछे रूस का मकसद यही है कि यूरोप में उसकी धाक कायम रहे। यूक्रेन हमले में मनचाहा नतीजा ना मिलने के बाद पुतिन इस भविष्यवाणी को सच करते दिख रहे हैं। असल में यूक्रेन के बाद रूस की निगाहें अब पड़ोसी देश मोल्डोवा पर टिक गई है। इसकी वजह है कि ट्रांसनिस्ट्रिया इलाके में रूसी सैनिकों ने हाल ही में कई बम धमाके किए। इसके बाद यूक्रेन ने भी दावा किया है कि रूस मोल्डोवा पर हमले की तैयारी में है। आपको पता होना चाहिए कि ट्रांसनिस्ट्रिया मोल्डोवा का ही हिस्सा है जो इसके पूर्व में मौजूद है। यह इलाका खुद को एक आजाद देश घोषित कर चुका है और यहाँ की अपनी सरकार है, अपनी करेंसी है
और इस तरह की कई चीजों में वो खुद को स्वायत्त बताता है। रूसी बम धमाके के बाद माना जा रहा है कि मोल्डोवा पर हमले की ये शुरुआत मात्र है। अब आपके मन में कई सवाल उठ रहे होंगे, जैसे कि ये कैसे कहा जा सकता है कि रूस मोल्डोवा पर हमला करने वाला है, या रूस मोल्डोवा पर हमला क्यों करना चाहता है, या फिर ये कि मोल्डोवा पर हमला करने से रूस को क्या हासिल होगा। हम एक एक करके सभी प्रश्नों पर चर्चा करेंगे, लेकिन आइए सबसे पहले मोल्डोवा को जान लेते हैं। मोल्डोवा पूर्वी यूरोप का एक देश है। पहले यह सोवियत संघ में शामिल था, लेकिन 1991 में यह संघ से अलग हो गया। मोल्डोवा पश्चिम में रोमानिया से सीमा साझा करता है, बाकी तीनों तरफ ये यूक्रेन से घिरा है। ये एक छोटा देश है जिसकी आबादी करीब 35 लाख है। यहाँ सक्रिय सैनिकों की तादाद महज 6000 है। अब इस सवाल पर आते हैं कि मोल्डोवा पर रूस द्वारा हमले के दावे क्यों किए जा रहे हैं। इसके लिए रूस यूक्रेन विवाद का उदाहरण देखना ठीक होगा। ये हम सब जानते हैं कि यूक्रेन के नाटो में शामिल होने की जिद रूस यूक्रेन युद्ध की बड़ी वजह है। लेकिन क्या आप ये याद कर पा रहे हैं कि रूस ने कब और कैसे यूक्रेन पर हमला किया था? वैश्विक बिरादरी को पहले तो रूस ये यकीन दिलाता रहा कि वो यूक्रेन पर हमला नहीं करेगा, लेकिन हमले से ठीक पहले पूर्वी यूक्रेन में मौजूद डोनबास क्षेत्र में 2 अलगाववादी इलाकों लुहांस्क और डोनेस्क में रूस ने अपनी सेना को शांति कायम करने के लिए भेजने का ऐलान किया। इसके बाद रूसी सैनिक आधिकारिक तौर पर यूक्रेन में दाखिल हो गए। लुहांस्क और डोनेस्क में विद्रोही ताकतों ने अपने ही लोगों पर झूठे हमले कर उसका आरोप यूक्रेनी सेना पर लगाया। इसके बाद रूसी सैनिकों को शांति और नागरिकों की मदद के नाम पर यूक्रेन पर हमला करने का बहाना मिल गया और यहीं से जंग की शुरुआत हो गई। हम आपको ये सब इसलिए बता रहे हैं कि लुहांस्क और डोनेस्क की तरह मोल्डोवा में भी ट्रांसनिस्ट्रिया विद्रोहियों का ही गढ़ है। पहले ट्रांसनिस्ट्रिया को समझिए। ट्रांसनिस्ट्रिया यूक्रेन और मोल्डोवा के बीच एक सैंडविच की तरह का क्षेत्र है। यह महज 4000 वर्ग किलोमीटर का एक संकरा जमीन का टुकड़ा है। 1992 में मोल्डोवा से अलग होने के बाद से ही ट्रांसनिस्ट्रिया में अलगाववादियों की सरकार है। ट्रांसनिस्ट्रिया की आबादी करीब 5 लाख है, जिनमें रूसी और यूक्रेनी मूल के लोगों की तादाद ज्यादा है। शुरू से ही ट्रांसनिस्ट्रिया के रूस से बेहद करीबी संबंध रहे हैं। ट्रांसनिस्ट्रिया में रूसी बोलने वालों की तादाद सबसे ज्यादा है। रूस इसे फ्री गैस मुहैया कराता है और यहाँ के बुजुर्गों को पेंशन भी देता है। ये इलाका विद्रोहियों का गढ़ है। इतना तो फिर भी ठीक था। असल में लुहांस्क और डोनेस्क की तरह ही ये अलगाववादी भी रूस के रहमो करम पर फल फूल रहे हैं। हालांकि दुनिया इस इलाके को मोल्डोवा का ही हिस्सा मानती है, लेकिन असल में यह एक आजाद देश की तरह काम करता है। यहाँ अलग सरकार है और अलग संसद भी है। यहाँ तक कि ट्रांसनिस्ट्रिया की अपनी अलग सेना है और ये पूरा इलाका रूस समर्थित ताकतों का गढ़ है। हालांकि अब तक रूस ने भी इस इलाके को मान्यता नहीं दी है, जैसा कि लुहांस्क और डोनेस्क को उसने नहीं दिया था। लेकिन अब रूस ने इस इलाके को लेकर भी वही राग छेड़ दिया है जो उसने लुहांस्क और डोनेस्क के लिए छेड़ा था। मतलब ये कि अब रूस ट्रांसनिस्ट्रिया के निवासियों की सुरक्षा और उनके अधिकार की बात करने लगा है। इसलिए शक जताया जा रहा है कि हो ना हो अब मोल्डोवा रूस का अगला टारगेट हो सकता है। मगर सवाल यही है कि इससे रूस को हासिल क्या होगा। जहां तक रूस को कुछ हासिल होने का सवाल है, तो सबसे पहले ये जान लीजिए कि राष्ट्रपति पुतिन दशकों से अखंड सोवियत संघ का सपना देख रहे हैं। वो उन सभी मुल्कों को रूस में मिलाना चाहते हैं जो कभी सोवियत संघ के हिस्सा रहे थे। चाहे क्रीमिया प्रायद्वीप पर कब्जा हो या यूक्रेन पर हमला, ये सब उनकी विस्तारवादी नीति का नतीजा है। जैसा कि हमने पहले ही जिक्र किया, यूक्रेन की तरह मोल्डोवा भी सोवियत संघ का हिस्सा रह चुका है। इसलिए ऐसा माना जा रहा है कि पुतिन यूक्रेन के बाद मोल्डोवा पर भी हमला बोलने वाले हैं। इससे इतर मौजूदा हालात में मोल्डोवा पर कब्जा रूस को यूक्रेन के खिलाफ नया मोर्चा खोलने का मौका दे सकता है। असल में मोल्डोवा यूक्रेन के पश्चिम में है। इससे रूसी सेनाएं पश्चिम की ओर से यूक्रेन के ब्लैक सी पोर्ट शहर ओडेसा की ओर आसानी से बढ़ सकती हैं। ट्रांसनिस्ट्रिया से ओडेसा की दूरी महज 40 किलोमीटर है। दूसरा यह है कि मोल्डोवा पर कब्जा होने से रूस मोल्डोवा को यूरोपीय संघ और नाटो के करीब जाने से रोक पाएगा। एक तरफ मोल्डोवा यूरोपीय संघ में शामिल होने के लिए आवेदन कर चुका है, तो दूसरी ओर उस पर नाटो में शामिल होने के प्रयास के भी आरोप लग रहे हैं। रोमानिया पहले से ही नाटो का मेंबर है। ऐसे में रूस और नाटो के बीच जो बफर जोन है वह उसे भी खत्म कर पाएगा। इन सब के अलावा एक अहम बात यह भी है कि यूक्रेन रूस युद्ध में
मोल्डोवा सीधे तौर पर यूक्रेन के प्रति सहानुभूति दिखा चुका है। मोल्डोवा के नेता यूरोपीय नेताओं से बेहतर रिश्ते बनाने की हमेशा कोशिश करते रहते हैं। आप यह भी याद कीजिए कि यूक्रेन पर हमले से पहले जब रूस और यूक्रेन के बीच तनातनी चल रही थी, तब पश्चिमी देश यूक्रेन को बार बार मदद का भरोसा दे रहे थे। ऐसे में रूस पश्चिमी देशों को यह संदेश देना चाहता है कि मोल्डोवा की मदद करने का मतलब रूस से दुश्मनी मोल लेना है। अभी बीते दिनों जब फिनलैंड और स्वीडन ने नाटो में शामिल होने की बात कही, तब रूस ने उन दोनों को भी हमले करने की धमकी दी थी। ऐसे में माना जा रहा है कि पश्चिमी देशों से करीबी बढ़ाने के लिए मोल्डोवा रूस की आंखों में चुभ रहा है। अब सवाल है कि अगर रूस हमला कर भी देता है तो मोल्डोवा कितनी देर तक टिक पाएगा। जहां तक सैन्य ताकत का सवाल है तो रूस के मुकाबले मोल्डोवा की ताकत लगभग 0 है। मोल्डोवा इतना गरीब मुल्क है कि उसकी सेना ट्रांसनिस्ट्रिया की सेना से भी छोटी है। जैसा कि पहले ही जिक्र किया गया, मोल्डोवा के सक्रिय सैनिकों की तादाद केवल 6000 है, जो रूस का किसी भी हाल में मुकाबला नहीं कर सकते। दूसरी ओर मोल्डोवा का ऊर्जा क्षेत्र इसकी सबसे बड़ी कमजोरियों में से एक है। वो रूसी गैस पर 100% निर्भर है। ऐसे में अगर रूस चाहे तो आर्थिक तौर पर भी मोल्डोवा की कमर तोड़ सकता है। कुल मिलाकर ये कि अगर रूस मोल्डोवा पर हमला कर देता है तो ये मुल्क जल्द ही रूस के सामने घुटने टेक देगा। बहरहाल, रूस अगर मोल्डोवा पर हमला कर देता है तो यह यूरोप की बेचैनी को बढ़ाने वाला होगा और यहां अशांति की आशंकाएं और मजबूत हो जाएंगी। बड़ी खबरों के बाद दूसरी अहम अंतर्राष्ट्रीय खबरों पर भी एक नजर डालते हैं। एक ऐसे समय में जब रूस और यूक्रेन लड़ रहे हैं, तब अमेरिका ने दक्षिण पूर्व एशियाई देशों की ओर अपना कदम बढ़ाया है। बाइडेन ने 12 मई को वॉशिंगटन में 10 आसियान देशों के साथ 2 दिवसीय शिखर सम्मेलन की शुरुआत की। राष्ट्रपति जो बाइडेन ने बुनियादी ढांचे, सुरक्षा और महामारी पर काबू पाने के लिए $150 मिलियन खर्च करने का भरोसा दिया है। ऐसा माना जा रहा है कि वॉशिंगटन इस क्षेत्र में चीन के बढ़ते प्रभाव का मुकाबला करने के लिए आसियान देशों से रिश्ते मजबूत करना चाहता है। हालांकि इससे पहले चीन इन आसियान देशों को $1.5 बिलियन की सहायता देने का वादा कर चुका है। ऐसे में इस क्षेत्र में चीन और अमेरिका के बीच तनातनी बढ़ने की संभावना बढ़ गई है। संयुक्त राष्ट्र शरणार्थी एजेंसी के आंकड़ों के मुताबिक 24 फरवरी को यूक्रेन पर आक्रमण होने के बाद 6 मिलियन से ज्यादा लोग यूक्रेन छोड़ चुके हैं। यूक्रेन के लोगों ने सबसे अधिक पोलैंड और रोमानिया में शरण ली है। इन शरणार्थियों में महिलाएं और बच्चों की भागीदारी 90% तक है। इसकी वजह है कि 18 से 60 आयु वर्ग के यूक्रेनी पुरुष सैन्य सेवा के योग्य होने के चलते देश छोड़ने में असमर्थ हैं। अंतर्राष्ट्रीय प्रवासन संगठन के एक अध्ययन के मुताबिक यूक्रेन के 8 मिलियन लोग आंतरिक रूप से भी विस्थापित हुए हैं। संयुक्त राष्ट्र ने अनुमान लगाया है कि इस साल 8 मिलियन से अधिक लोग यूक्रेन छोड़ सकते हैं। रूस यूक्रेन युद्ध के चलते यूरोपीय संघ रूसी तेल पर प्रतिबंध लगाने की कोशिश कर रहा है, मगर हंगरी इसमें एक बाधा पैदा कर रहा है। यूरोपीय संघ ने 6 महीने के भीतर रूसी कच्चे तेल के आयात को चरणबद्ध तरीकों से समाप्त करने का प्रस्ताव रखा ताकि यूरोप की रूसी जीवाश्म ईंधन पर निर्भरता को कम किया जा सके। लेकिन हंगरी की राष्ट्रवादी सरकार ने जोर देकर कहा है कि वो रूसी ऊर्जा निर्यात को लक्षित करने वाले किसी भी प्रतिबंध का समर्थन नहीं करेगी। हंगरी रूसी तेल और गैस पर बहुत अधिक निर्भर है। उसका कहना है कि यूरोपीय संघ द्वारा किया गया तेल बहिष्कार उसकी अर्थव्यवस्था के लिए एक परमाणु बम होगा जो उसकी स्थिर ऊर्जा आपूर्ति को नष्ट कर देगा। हंगरी अपनी प्राकृतिक गैस का 85% और 60% से अधिक तेल रूस से आयात करता है। अब देखते हैं आज के बुलेटिन पर आधारित सवालों को। पहला सवाल, श्रीलंका संकट के राजनीतिक कारण क्या हैं? इस संकट में भारत द्वारा मदद करने के क्या कूटनीतिक महत्व हैं? विश्लेषण कीजिए। दूसरा सवाल, यूक्रेन की तरह मोल्डोवा पर हमला करना रूस के लिए क्यों आसान है? परीक्षण कीजिए। दुनिया इस हफ्ते के इस बुलेटिन में इतना ही। अगले हफ्ते मिलते हैं नई कहानियों के साथ जो आपकी और हमारी दुनिया को बदल रही है। तब तक के लिए नमस्कार।